हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के चैनल पर। प्यारे साथियों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि विलयन अध्याय 2 के उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं बेटा यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पीछे वाली क्लास में हमने अणुसंख्य गुणधर्मों के कुछ प्रकार देख लिए थे, कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, और जो बचे हुए टॉपिक्स थे आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। और प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आओ बिना किसी देरी के हम करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखिए साथियों, ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय 2 है विलयन, इसके काफी कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए हैं। आज ये आखिरी क्लास है इसकी, ठीक है साथियों। तो आज हमको अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है। अणुसंख्य गुणधर्मों में हम 2 गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज हम हिमांक में अवनमन और परासरण दाब 2 गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला जो गुणधर्म पढ़ेंगे, सबसे पहला गुणधर्म पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा हिमांक में अवनमन। क्या रहेगा? हिमांक में अवनमन। तो साथियों, अगर मैं चर्चा करूं तो थोड़ा सा पीछे की चर्चा कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। तो साथियों, अणुसंख्य गुणधर्म जब हमने पढ़ना शुरू किया था, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, देखो ऐसे गुणधर्म, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास हमारे पास विलायक है, ध्यान देना, कोई एक विलायक है। इस विलायक को हमने द्रव लिया हुआ है, द्रव के रूप में लिया है, और बेटा हमने इस पर कुछ विलेय डाला जो कि ठोस है। क्या साथियों? ठोस विलेय डाला, ठोस है। तो यदि किसी द्रव विलायक में हम ठोस विलेय डालते हैं, तो ये जो ठोस विलेय होता है, अगर आप विलायक को गौर करें तो विलायक क्या है? द्रव की अवस्था में है, द्रव के फॉर्म में है, और जो हमने विलेय डाला है वो किसकी फॉर्म में है? ठोस की फॉर्म में है। तो इसके कण इसमें क्या होंगे? घुले होंगे, और ये हमारा विलयन बन के तैयार होगा। तो साथियों, इस विलयन में हम उन गुणों की बात करेंगे जो इस विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पर। पीछे हमने कुछ 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और साथ में क्वथनांक का उन्नयन सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। अच्छा चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हिमांक का मतलब क्या होता है? हिमांक का मतलब होता है साथियों जमना। जैसे पानी है, अगर हम इसका क्या करें? हिमीकरण कराएं, तो या इसका हिमांक कराएं तो क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बनेगा? बर्फ। कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो अगर मैं कहूं कि इस पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हिमांक मतलब हो गया किसी भी द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गई हिमांक की बात, ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई। लेकिन एक परिभाषा और है, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या है? तो बेटा जो हिमांक होता है ना, हिमांक, ध्यान देना, हिमांक, उसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है द्रव, उसकी ये द्रव प्रावस्था है। द्रव प्रावस्था किस प्रावस्था में है? द्रव प्रावस्था में है, और इस लाइन पर उसका वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब, जब वो द्रव के अवस्था में है, द्रव की अवस्था में। अब ये मान लो है ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब, ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब। यदि कोई हमारे पास द्रव है, हम उसका क्या करें? टेम्परेचर घटाना शुरू कर दें, ताप गिराना शुरू करें, टेम्परेचर घटाना शुरू करें, है ना।
तो जब टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे तो धीरे 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 टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा, और जब उस द्रव प्रवस्था का वाष्प दाब ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस समय उस द्रव का हिमीकरण हो जाएगा। वो द्रव का क्या हो जाएगा? हिमीकरण। हिमीकरण क्या हो जाएगा? हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब क्या हो गया? कि जम जाएगा, जमना। अगर कोई भी द्रव है और उस द्रव के वाष्प दाब को हमने इतना कम कर दिया कि वो ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब को टच कर लिया या स्पर्श कर लिया, तो वो द्रव जम जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास पानी है। क्या है? पानी। मान लो मेरे पास जल है। मान लो जल का टेम्परेचर अभी कितना है साथियों? मान लो 45 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। किस रूप में होता है? द्रव के रूप में। ठीक है, हमने क्या किया? इसका टेम्परेचर गिराना शुरू किया, इसको ठंडा करना शुरू किया। तो ये ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। कब तक? जैसे ही इस द्रव प्रवस्था का वाष्प दाब ठोस प्रवस्था के बराबर हो जाएगा, ये इस पानी का क्या हो जाएगा? हिमीकरण। और ये पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। और ऐसा किस ताप पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होता है। तो यानी का जो पानी का जो ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम किधर? अब हम इस टॉपिक पे आते हैं जो कि है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कमी, तो इस अवनमन को हम कह देंगे कमी। इस अवनमन को हम क्या समझेंगे? कमी। हिमांक में कमी मतलब किसी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, वो उससे भी कम हो जाए, उससे भी घट जाए, उससे भी कम आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन वो -2 पे जम जाए, -2 चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हिमांक में कमी, हिमांक में कमी आ गई। ठीक, अब आगे आ जाए। अब इसको थोड़ा गौर करते हैं। कह रहा जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं। चलो ठीक है, हमने क्या किया? हमारे पास साथियों एक पात्र था। इस पात्र में हमने द्रव रखा हुआ था। कैसा द्रव? वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव रखा हुआ था। ठीक है, मान लो पानी। पानी क्या है? वाष्पशील द्रव है, ये वाष्प बनाता है। फिर हमने क्या किया? हमने बेटा इस पर डाला क्या? ध्यान से पढ़ो, अवाष्पशील। क्या कह रहा? अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। तो हमारे पास ये विलायक था, ये कैसा था? वाष्पशील था। और इस पे हमने क्या मिलाया? NaCl। NaCl क्या है? ठोस है और अवाष्पशील है, ये वाष्प नहीं बनाता। इसको हमने इस पर मिलाया। तो इसके मिलाने पर क्या हुआ? इसके मिलाने पर इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। कैसे वाष्प दाब में कमी आ गई? मान लो अगर अकेले हमारे पास पानी था, अकेले हमारे पास पानी था, तो ये ज्यादा वाष्प बना रहा था, ज्यादा वाष्प बना रहा था। ज्यादा क्यों? क्योंकि ये सतह के अणु आसानी से उड़ रहे थे, तो ये ज्यादा वाष्प बना रहे थे। तो जब ज्यादा वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो जितना ज्यादा वाष्प बनाएंगे उतना ज्यादा दाब भी लगाएंगे। अब हमने क्या किया? इस पर द्रव ठोस के कण डाल दिए। तो ठोस के कणों ने क्या किया? इसकी सतह पर जो अणु निकल के जल के अणु जो वाष्प बना रहे थे, ये वाष्प बना रहे थे ना जल के अणु, इनकी सतह पर ये अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे इसके वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। इसका वाष्प दाब घट गया। क्यों? क्योंकि वाष्प कम बना रहा था, है ना। तो ये क्या करेगा? वाष्प ज्यादा बनाएगा, तो इसकी वाष्प दाब ज्यादा आएगी। कब? जब ये खाली पानी होगा, है ना, विलायक होगा। इसमें क्या है साथियों? इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें विलायक के साथ विलेय भी मिला दिया गया। तो अब ये आसानी से वाष्प नहीं बना पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर जो अवाष्पशील विलेय के कण हैं, यानी जो NaCl के कण हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, उसको खुल के वाष्प बनाने नहीं दे रहे हैं। कोई एक व्यक्ति अकेला छोड़ दो तो बहुत स्पीड से दौड़ेगा, भीड़ में छोड़ दो तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वही बात। तो इसके वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। क्या आ गई साथियों? वाष्प दाब में कमी। तो जैसे ही हमने इस पर NaCl डाला तो इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। वाष्प दाब में कमी आ गई। वाष्प दाब में कमी आ गई। ठीक है, अब समझना। कह रहा है
तो विलयन के वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, विलायक से विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। अब सोचो, ये जो हमारा विलायक था, जब खाली विलायक था, क्या था? खाली विलायक था, हमारे पास खाली पानी था, पानी। तो खाली पानी क्या है? विलायक है, विलायक है। तो ये क्या करेगा? ये खूब बढ़िया वाष्प बना रहा है, इसका वाष्प दाब बहुत अधिक है ना? इसका वाष्प दाब में कमी आ गई। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो ये है बेटा द्रव प्रवस्था का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है, ये द्रव प्रवस्था का वाष्प दाब है। और ये है बेटा ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। अब जैसे ही ये द्रव कब है, कब द्रव प्रवस्था का है? जब ये विलायक है, जब ये विलायक सिर्फ द्रव है ना, सिर्फ द्रव है, सिर्फ ये जब विलायक है, ये विलायक का वाष्प दाब है, ऐसा समझो। जब ये खाली विलायक था तो इसका वाष्प दाब यहां पर है, इस लाइन पर है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही इसमें NaCl पड़ा तो ये विलयन बन गया, और विलयन का वाष्प दाब इससे क्या आएगा? इस लाइन पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा। ये क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। तो अगर द्रव का वाष्प दाब यहां पर था तो वो इससे कम आएगा, इतना कम हो जाएगा। किसका? विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो अब आप सोचो कि मान लो जब खाली पानी था, खाली पानी था, तो मतलब खाली विलायक था, तो इसको अगर हमें बर्फ बनाना हो, इसको जमाना हो, तो ये कैसे जमेगा? तो सीधी सी बात है गुरुजी, इसको जमाने के लिए हमें यहां तक लाना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा, तब जमेगा। लेकिन अगर मैं अब इस विलयन को जमाऊं तो ये, तो गुरुजी इस विलयन को बहुत कम है टेम्परेचर, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर घटाएंगे, ये कम हो जाएगा। तो मैं अगर मान लूं कि ये जो मेरा जो वाष्प दाब है, मतलब ये जो विलायक का वाष्प दाब है, और जब मैं इसको जमाने के लिए, हिमीकरण करने के लिए इसका टेम्परेचर घटाता हूं, तापमान घटाता हूं, तो उसको मैं मान लेता हूं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और नॉट लगा देता हूं। नॉट का मतलब हो गया शुद्ध विलायक। क्या हो गया? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ये विलायक कैसा? शुद्ध विलायक। तो यदि मैं कहूं कि शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक बिंदु है, वो TF नॉट है ना? और अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ इस विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो कितना है, तो उसको मैं मान लेता हूं TF। क्या मान लेता हूं? TF। तो किसका हिमांक बिंदु ज्यादा आएगा? किसका हिमांक बिंदु ज्यादा आएगा? सीधी सी बात है गुरुजी, हिमांक बिंदु तो इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा घटाना पड़ेगा। कौन बड़ा भाई, कौन ज्यादा आ रहा है? तो ये ज्यादा आ रहा है, ये तो बहुत कम आ रहा है हिमांक बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि गुरुजी हिमांक बिंदु, हिमांक अगर वो देखा जाए, अगर हम देखा जाए कि टेम्परेचर किसको, किसका ज्यादा कम करना पड़ रहा है, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, विशुद्ध विलायक का ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब पर आएगा। और अगर मैं विलयन की बात करूं तो इसको बहुत कम ही टेम्परेचर कम करने पर ये ठोस में बदल जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या साथियों? जरा इस पर एक दृष्टि डालेंगे और इस बात को बताएंगे, बताइए, है ना? तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि भैया हिमांक में कमी कितनी आई, हिमांक में कमी कितनी आई, तो हम कैसे निकालेंगे? भाई ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे। तो आप बताओ किसका हिमांक बिंदु ज्यादा है? तो आप कहोगे गुरुजी TF नॉट ज्यादा है, किससे? TF से। इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ रहा है, इसको कम ही ठंडा करना पड़ रहा है, तो इसको ये ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं कि इनमें दोनों में डिफरेंस, अंतर कितने का आ रहा है, कितना ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF। और डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? तो गुरुजी TF नॉट से TF को घटा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कितनी कमी आ रही है। तो ये क्या हो गया? हिमांक में कमी, हिमांक में कमी या अवनमन, बात वही है, हिमांक में कमी आ गई। ठीक है,
भाई जितना ज्यादा आ रहा था उससे कम वाले को घटा दो, यानी कि हिमांक में कमी कितने की आ रही है गुरुजी, यहां से यहां तक जो है ये डेल्टा टीएफ है। डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक में कमी है, इतनी की कमी आ रही है, इतना ये इससे अधिक हो रहा है विलायक का वाष्प। चलो ठीक है, ये बात खत्म। अब बात ये आती है कि निर्भर किस पर करता है, डिपेंड किस पर करता है, ये जो वाष्प दाब की कमी है यानी कि जो डेल्टा टीएफ है ये डिपेंड किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है। तो ये निर्भर करता है गुरुजी किस पर, जितना ज्यादा हम इसमें ठोस अवाष्पशील घुल्य या विलेय डालेंगे, जितना ज्यादा आप नमक डालोगे उतने ज्यादा अणुओं की संख्या विलायक में बढ़ेगी, उतना ज्यादा वो अवरोध उत्पन्न करेंगे और उतना वाष्प दाब में कमी आएगी। तो किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे गुरुजी डेल्टा टीएफ जो है वो निर्भर करता है सीधा सीधा एम पर। एम क्या है, एम क्या है, मोललता। किस पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है। ये डेल्टा टीएफ निर्भर करता है एम पर। किस पर, एम पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा मोललता होगी NaCl की उतना ज्यादा वाष्प दाब में कमी आएगी। इज दैट क्लियर? और आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, तो क्या इसको थोड़ा सा और फार्मूले पर खेला जाए, थोड़ा सा, थोड़ी देर, है ना? चलो थोड़ी देर और फार्मूले पे खेलें। चलो अब इस डेल्टा टीएफ से अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, तो सीधी सी बात है गुरुजी, आप डेल्टा टीएफ में अगर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं डेल्टा टीएफ को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करोगे तो जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है, और यहां भी स्थिरांक आएगा क्या, के एफ, और उसके बाद एम है तो एम लिख दो। बेटा ये आपके हिमांक में अवनमन का मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला है। यहां पर के एफ क्या है, तो बेटा ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ये क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। बेटा ये आपका हो गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। आशा करता हूं कि यह टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम में सीधा यह टॉपिक पूछ सकता है साथियों, तो एक एक बात को क्लियर कर लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में या शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो हिमांक है या जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक से कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जम जाता है। हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू एम, और वही चीज हमने निकाला, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा साथियों। और हाँ, मैं अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि हाँ सर समझ में अच्छे से आ गया है। इतना आपसे कहता हूं, बस कमेंट बॉक्स में प्लीज साथियों इतना जरूर बताया करें। इससे मुझे ये पता चलता है कि वास्तव में कौन से टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, या उन पे मैं अभी और कुछ मेहनत कर सकता हूं आपको समझाने के लिए। तो ये आपका फर्ज बनता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक कौन सा है भैया, तो आप कहोगे कि सर अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब। तो अब आओ आते हैं परासरण दाब पे। परासरण दाब को क्या है, वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है, या वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात ये आती है, ये तो तब समझेंगे, पहले समझ लें कि परासरण है क्या। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास, इस चित्र को समझेंगे और इस चित्र को बनाएंगे भी। मान लो मेरे पास कोई ये विलयन है, कोई ये क्या है साथियों, ये मान लो मेरे पास कोई ये पात्र है, ऐसा समझो कोई ये पात्र है, कोई ये दो पात्र है मेरे पास। इस पात्र में मैंने क्या भरा है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। इस पात्र में मैंने क्या भरा हुआ है, इसमें मैंने
विलायक भी भरा है और साथ में विलेय भी डाला है, तो ये क्या है, ये विलयन है, विलयन है। जैसे इसमें हमने शुद्ध पानी लिया हुआ है और इसमें हमने क्या लिया है, H2O प्लस NaCl, पानी के साथ में क्या लिया है साथियों, इसमें हमने पानी के साथ में नमक लिया हुआ है। मान लो ये हमारे पास दो पात्र हैं, इसमें हमने शुद्ध विलायक भरा है और इसमें हमने विलयन भरा हुआ है। अब बात यह आती है कि इससे अब सिद्ध क्या होता है, प्रूफ क्या होता है। तो बेटा परासरण की प्रक्रिया को समझो कि परासरण है क्या, परासरण है क्या, दाब तो बाद में समझिएगा, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। परासरण का मतलब होता है कि विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलायक की ओर गमन परासरण कहलाता है, परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो बेटा एक अर्धपारगम्य नाम की झिल्ली पाई जाती है, हमने उस अर्धपारगम्य झिल्ली को यहां पर लगा दिया, क्या लगा दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। साथियों अब इस दोनों विलयनों को आप गौर से देखो, इन दोनों पात्रों में भरे हुए द्रव को आप गौर से देखो, यहां पर शुद्ध विलायक है और ये हमारे पास विलयन है। अगर देखा जाए तो यहां पर विलायक की सांद्रता क्या होगी, विलायक की सांद्रता क्या होगी, विलायक की सांद्रता अधिक होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें खाली विलायक ही है, विलेय तो है ही नहीं। और इस विलयन में अगर देखा जाए तो विलायक की सांद्रता क्या होगी, विलायक की सांद्रता क्या होगी साथियों, विलायक की सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी, विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, होगी या नहीं होगी, आप खुद बताओ। कैसे गुरुजी, जैसे मान लो अगर मैंने 100 ग्राम, या ऐसे समझ लो अगर मैंने 100 ml, अगर 100 ml शुद्ध विलायक लिया तो इसमें खाली क्या होगा, शुद्ध पानी होगा। और मेरे पास ये भी कितना है, ये भी मैंने 100 ml विलयन ले लिया, तो इस 100 ml विलयन में पानी भी है और साथ में नमक भी है, तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा तो घट गई। तो सीधा सीधा हो गया, मात्रा का मतलब होता है सांद्रता से, सांद्रता अधिक मतलब मात्रा अधिक, तो यहाँ पानी की मात्रा अधिक है तो विलायक की सांद्रता अधिक, यहाँ पानी की मात्रा कम है तो विलायक की सांद्रता कम, क्योंकि पानी विलायक है दोनों जगह। तो होता क्या है, इस विलयन के बीच में हमने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, और अर्धपारगम्य झिल्ली की एक खासियत होती है कि इससे विलायक के अणु इस झिल्ली से होकर के गुजरते हैं और इस झिल्ली से होकर के गमन कर पाते हैं, बल्कि विलेय के नहीं। तो विलायक के अणु क्या करेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगेंगे इस झिल्ली में से होकर, इस झिल्ली को भेद कर, और यही प्रक्रिया कहलाती है परासरण की। किधर से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगेंगे, यही प्रक्रिया कहलाती है परासरण। अच्छा चलो, ये तो परासरण हो गया, तो फिर गुरुजी दाब क्या है। हाँ, एक चीज याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत है ये सिर्फ विलायक के कणों को ही अपने आप में से होकर के जाने देगी, विलेय के कणों को नहीं जाने देगी। ऐसा भी हो सकता ना कि झिल्ली से इधर से विलेय के कण आ जाएं, नहीं, सिर्फ विलायक के कण ही जा सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमको जानना है दाब। तो बेटा अब मान लो ये परासरण की क्रिया चल रही है, अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ध्यान देना, परासरण की
प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। अब मान लो हमने इधर दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब। हमने क्या किया? इधर दाब लगाया। क्या लगाया? दाब। जब हम इधर दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया रुक जाएगी। तो इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इस परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है, या वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है। भैया आप ये भी सोचिए, भैया इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर से क्या बह के जा रहा था? विलायक का प्रवाह हो रहा था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अगर इसके प्रवाह को रोक दिया जाए तो क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। बात तो वही हुई, चाहे विलायक के प्रवाह को रोक दो, चाहे परासरण की प्रक्रिया को रोक दो, क्योंकि विलायक का प्रवाह ही परासरण की प्रक्रिया है। तो इसकी दो डिफिनीशन हो गई, दोनों मैंने लिख दिया। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये जो पाई है ये समानुपाती होता है सी के। सी मतलब सांद्रता के। इधर जितना ज्यादा विलायक की सांद्रता होगी, जितना ज्यादा विलायक की सांद्रता होगी, उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, या सॉरी ऐसे समझो, जितनी ज्यादा सांद्रता इधर विलयन की होगी, विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतना गाढ़ा विलयन होगा, विलायक उतना ही कम होगा। अब इधर विलायक कम होगा, सांद्रता बहुत अधिक होगी। सांद्रता अधिक होने का मतलब NaCl जितना हम ज्यादा घोल करके गाढ़ा विलयन तैयार करेंगे इसमें पानी की उतनी ज्यादा कमी हो जाएगी, है ना। तो ये सांद्र जितना ज्यादा सांद्र विलयन रहेगा उतना ही ज्यादा परासरण की प्रक्रिया होगी, उतना ज्यादा तेजी से पानी जाएगा। तो किस पर परासरण निर्भर करता है? सबसे पहले विलयन की सांद्रता पर, और दूसरा किस पर निर्भर करता है? तो दूसरा निर्भर करता है टेम्परेचर पर, ताप पर। जितना ज्यादा ताप होगा उतना तेजी से पानी के अणु भागेंगे किधर? विलयन की तरफ। तो सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। तो कहा जा सकता है कि पाई जो है वो समानुपाती है सांद्रता और ताप के। किसके समानुपाती है? सांद्रता और ताप के। और अगर इसको बराबर किया जाए तो क्या आ जाएगा? पाई बराबर हो जाएगा। अब इस समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा आर सी टी, जहां पर ये आर क्या है? एक नियतांक है ना। अब इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बुक्स में कि पाई बराबर CRT। तो घबराना मत, बात वही है, मेन फार्मूला। इसी को थोड़ा इधर उधर कर दिया, पाई बराबर CRT। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक यहां से ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दे रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज दे लो। अगर मान लो हम यहां पर दाब इतना ज्यादा लगा दें, इतना ज्यादा दाब लगा दें कि यह पानी वापस लौटना शुरू हो जाए, जो इधर जा रहा था विलायक का प्रवाह जो इधर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा था, हमने इतना ज्यादा दाब लगा दिया कि यह पानी पुचपुचा के फिर वापस जाने लगा, बल्कि इसके अंदर जो विलायक था वो भी इधर जाने लगा। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत है कि इस विलयन से सिर्फ विलायक के अणु को ही इधर भेजेगा। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम समुद्री पानी से नमक को भी विलगित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं परासरण की प्रक्रिया द्वारा। हम इतना दाब लगा दें कि इसका सारा पानी चला जाए, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? जो उस पर घुला हुआ विलेय है NaCl। इस प्रक्रिया द्वारा हम शरबत को भी छान करके अलग कर सकते हैं, पानी अलग और चीनी अलग। और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिलोम परासरण, उल्टा परासरण। क्या कहते हैं? उल्टा परासरण। मान लो कि हमारा कोई एक छोटा बच्चा है चिंटुआ, और वो अपने फुआ के यहाँ घूमने गया और बिना बताए किचन में घुस करके शरबत बना दिया। फूफा आए, 2 झापड़ मारे, बोले कि तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ गई, बिना पूछे तू बना दिया शरबत। अब हमारा चीनी अलग कर, पानी अलग कर। वो हमारे पास रोता रोता आया, पापा बड़ी गड़बड़ हो गई, फूफा हमको मार रहे हैं, कह रहे हैं हमारी चीनी पानी अलग करो, कैसे अलग करें? तो हम कहा बेटुआ केमिस्ट्री पढ़े हो? कहा हाँ पापा। हम कहें लगाओ प्रतिलोम परासरण।
प्रतिलोम परासरण लगाओ, ले आओ अर्धपारगम्य झिल्ली और इतना दाब लगा दो कि विलायक सारा बह करके बाहर निकल जाए, पानी सारा बह करके बाहर निकल जाए और अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अलग हो जाए और तुम्हारे पास सिर्फ विलेय के कण बचे, यानी कि चीनी के कण बचे। चिंटुआ खुश हो गया, पापा आप बहुत अच्छी बात बता। अब आगे चलते हैं, ये हो गया प्रतिलोम परासरण। कुछ और विलयन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे? समपरासारी, अल्पपरासारी, अतिपरासारी। इसको समझते हैं। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी कहा जाता है। छोटे छोटे टॉपिक है। दो विलयन जिसमें विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वो अतिपरासारी। एक और ले लो, तथा दो विलयनों में अगर विलयन का परासरण दाब कम हो तो उसे अल्पपरासारी। बस एक एक लाइन की तीनों डिफिनीशन है, इसे याद रख लीजिए। अब आगे आते हैं वान ठाप गुणांक। अब देखो इसको समझते हैं, वान ठाप गुणांक क्या है। अब देखो वान ठाप गुणांक, जैसे मान लो साथियों, वान ठाप गुणांक को समझते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं। वान हाफ गुणांक, जैसे मान लो साथियों, हमारे पास एक कोई विलायक था। क्या था? विलायक था। और इस विलायक में मान लो हमारे पास पानी था। इस विलायक में हमने 1 मोल NaCl डाला। 1 मोल NaCl हमने क्या किया? 1 मोल NaCl इसमें डाल दिया। कितना डाला? 1 मोल NaCl, है ना? तो यानी क्या, NaCl का 1 मोल डाल दिया, 1 कण डाल दिया, ऐसा समझो। गिनती का कितना डाला? 1 मोल या 1 कण डाला। लेकिन जैसे ही वो 1 मोल NaCl इस विलयन में गया तो वो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, यानी कि 1 मोल Na बन गया और 1 मोल Cl के बन गए। डाला तो था हमने 1 मोल, परंतु पानी में जाकर के वो टूट करके 2 मोल में बिखर गया, 2 मोल में अलग हो गया। अब मान लो हम गिनती कितने की करेंगे? 1 मोल डालेंगे तो 1 मोल गिनेंगे, लेकिन हकीकत में पानी में कितने मोलों में बट गया? वो 2 मोल में बन गया। हमने 1 अणु डाला, 1 अणु की गिनती की, लेकिन अंदर जाके वो 2 अणुओं में टूट गया, वहां तो 2 अणु हो गए। तो इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। हम जो अणु का कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं कि हमने 1 अणु डाला है, वहां पे जाके 2 अणु हो गया, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो इस अणुओं की संख्या को मैनेज करने के लिए एक आदमी आए, वान ठाप। उन्होंने क्या बताया? सुनना। वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने गुणांक I का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा विलेय के आयतन की मात्रा या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कभी कभी क्या होता है साथियों कि हम मान लो सपोज दैट CH3COOH का 2 मोल डाला। कितना डाला? 2 मोल। 2 मोल हमने क्या किया? इसमें विलायक में डाला। और ये भाई साहब का किए, ये CH3COOH और CH3COOH ये आपस में जाकर के वहां जुड़ करके एक ही मोल बन गए, एक ही अणु बन गए, 1 मोल बन गया। हमने 2 मोल डाला और ये आपस में ही जुड़ करके 1 मोल बना लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 अणु डालें और पानी में जाने के बाद, विलायक में जाने के बाद वो 2 अणुओं में जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में कमी आ जाएगी। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे वान ठाप भाई साहब ने एक फार्मूला तैयार किया कि भैया संगुणन और वियोजन के बाद कणों की संख्या और संगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। क्या फार्मूला बनाया कि संयोजन, संगुणन और वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और संगुणन
वियोजन के पहले कणों की संख्या। ये एक फार्मूला बनाया I बराबर, I मतलब होता है वन हाफ गुणा। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में हमारे विलयन में कितने कण हैं। कैसे? जैसे देखो, संगुणन का मतलब होता है विलयन में हमने एक अणु डाला, मान लो दो अणु डाला और वो आपस में जुड़ करके एक बन गया, ये हो गया संगुणन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, हमने एक अणु डाला और वो टूट करके दो अणुओं में दो मोल बन गया। जैसे NaCl को अगर आप देखो तो क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, एक मोल डाला, दो मोल में टूट गया अलग अलग, दो मोल डाला और ये एक मोल बन गया, ये क्या है? संगुणन है। ये क्या है? संगुणन है। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों का फार्मूला में रख करके मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, तो पहले देखो इसको लगाओ, संगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। तो भैया संगुणन वियोजन के पश्चात कितनी है? पश्चात का मतलब होता है, हाँ, पश्चात कितनी है? तो आप कहो गुरुजी एक मोल NaCl, एक मोल, ये मतलब दो मोल आया, बटे संगुणन वियोजन के पहले कितना था? एक मोल था। तो भैया I का वैल्यू कितनी आ गई? बराबर टोटल आ गया दो। कितना आ गया? दो। तो भैया ये I की वैल्यू कितनी आ गई? दो। इसका मतलब हमारे विलयन में कितने कण मौजूद हैं? दो कण मौजूद हैं। इसके लिए निकाल लें, इसके लिए और निकाल लेते हैं I का मान। तो I बराबर इसके लिए क्या आएगा? संगुणन वियोजन के बाद कितना है? एक। संगुणन वियोजन के पहले कितना था? दो, मतलब कितना आया? हाफ, आधा। कितने अणु उसमें अणु गए हैं? आधा अणु गया है। हमने डाला तो दो था, लेकिन वहां दो का आधा गया है, यानी कि कितना गया बेटा? एक अणु। कितना निकल करके आएगा? एक अणु। तो इस तरह से एक मोल निकल करके आएगा। दो मोल हमने डाला था और निकल करके कितना आया? एक मोल। तो इस तरह से साथियों इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो एक उदाहरण और ले लें क्या? हाँ चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लो साथियों मैंने क्या किया, MgCl2 को मैंने पानी में डाला। किस में डाला? पानी में डाला। ठीक है, किसको डाला? MgCl2 को। कितना लिया? एक मोल लिया। एक मोल MgCl2 का मैंने ले लिया। अब ये पानी में जाते ही जानते हो क्या हुआ? एक तो Mg में टूट गया, एक मोल Mg का बन गया, और प्लस ये Cl2 जो था ये दो मोल Cl के टूट गए, दो मोल Cl के बन गया 2Cl। तो हमने डाला कितना था? एक मोल, और पानी में जाकर के कितने अणु बन गए? तीन। तो इसको कैसे निकालेंगे? I का मान इसके लिए क्या आएगा? संगुणन वियोजन के पश्चात कितना है? तो दो या और एक तीन है। संगुणन वियोजन के पहले कितना डाले थे? एक डाले थे, अर्थात I की वैल्यू कितनी आ गई? एक। मतलब सॉरी, I की वैल्यू कितनी आ गई? तीन से एक काटोगे बात वही आएगा, तीन। कितनी आ गई? तीन। तो इसका मतलब हमारे अणु कितने आए पानी में? अणुओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई? तीन। तो इस फार्मूले का उपयोग हम जितने भी अभी तक अणु संख्य गुणधर्मों को पढ़े हैं उन सब फार्मूले में करेंगे। सब में हम I का गुणा कर देंगे, तो इससे अणुओं की संख्या हमारी निश्चित संख्या प्राप्त होगी। जितने भी हम फार्मूले ज्ञात किए हैं हम सब में I का गुणा कर देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे अणुओं की संख्या निश्चित प्राप्त होगी। कभी भी आपको अणुओं की संख्या निश्चित प्राप्त करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो I का जरूर गुणा कर देना। तो ये आपका हो गया वन हाफ गुणांक, और यहीं से हमारा पाठ होता है समाप्त। हमको दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और क्लास को और बेहतर बनाने की चाह उत्पन्न होती है। तो साथियों मेहनत करते रहिए, लग के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपकी मेहनत होती है, बाकी ना तो आपका कोई रिश्तेदार साथ देता है। यहाँ तक कि एक समय के बाद माँ बाप भी कहना शुरू कर देते हैं कि यार बहुत निकम्मा है, ना पढ़ पाया ना लिख पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो साथियों किसी की भी मत सुनो, सिर्फ उसकी सुनो जहाँ से आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, यानी कि अपने गुरु की सुनो, अपने माँ बाप के अच्छी बातों को सुनो और उस पर अमल करो, ताकि इस धरती में यदि आपका जन्म हुआ है
तो कुछ ना कुछ बड़े कार्य के लिए हुआ होगा, ऐसे ही तो आप पैदा नहीं हुए हो, तो उसको पहचान। चलते हैं बेटा, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। इस क्लास को और अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।